प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की लिखी कहानी तू ही उरिन मैं नहीं। सुबह के 9:30 बज रहे थे और इनका अब तक पता नहीं था। रोज तो 8:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक से लौट आते हैं। रोज की तरह चाय और नाश्ता बनाकर मैं इंतजार कर रही थी। वो झूठ क्यों बोलूं, मुझे भूख लग रही थी। रोज की आदत जो ठहरी। कितनी बार कहा है कि मोबाइल साथ रख लिया करो, तो मना कर देते हैं। कहते हैं कुछ देर के लिए तो इस बला से मुक्ति मिले। माथुर को देखता हूं ना, हर 5 मिनट पर फोन घनघनाता रहता है। तंग आ जाता है पर मोबाइल नहीं छोड़ता। कभी कभी सोचता हूं मोबाइल नहीं थे तब भी तो लोग जीते थे और चैन से जीते थे। देर होने लगती है तो चिंता हो जाती है, मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। एक बार कपूर साहब बाइक से टकरा गए थे। 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लग गया था। एक बार गुप्ता जी के पैर में मोच आ गई थी तो रिक्शे में घर पहुंचाना पड़ा था। 8 दिन तक मालिश होती रही तब जाकर ठीक से चल पाए थे। सभी तो उम्र दराज है, इसलिए चिंता होती है। ये लेकिन बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं तुम्हारे मन में हमेशा बुरे ख्याल ही क्यों आते हैं, कभी अच्छा भी तो सोच लिया करो। फिर मैंने अच्छा सोचना शुरू किया। हो सकता है आज किसी का जन्मदिन हो। जन्मदिन मनाने के लिए ये लोग शेर के बाद सीधे 56 भोग चले जाते हैं। मैंने सोच लिया कि 10 बजे तक प्रतीक्षा करूंगी और फिर नाश्ता कर लूंगी। भूख तो खैर बर्दाश्त कर लूंगी, पर दुनिया भर की दवाइयां जो लेनी होती है उससे पहले पेट में कुछ डालना भी जरूरी है। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। लपक कर दरवाजा खोला। उलाना की छड़ी लगाने ही वाली थी कि देखा दरवाजे पर ये नहीं, माथुर साहब थे, वो भी सपत्नीक। माथुर साहब तो खैर आते ही रहते हैं, पर इतनी सुबह उनकी पत्नी को देखकर आश्चर्य हुआ। नौकरी वाली बहू हो तो सास का असमय बाहर निकलना असंभव ही होता है। सोचा शायद कोई निमंत्रण देने आए हैं, पर मिसेस माथुर घरेलू साड़ी में थी। ऐसे कपड़ों में कोई निमंत्रण देने नहीं जाता। भाभी जी, चाय पिलाइए, उन्होंने मेरी विचार तंद्रा को भंग करते हुए कहा। आपके यहाँ तो बनी रखी है, चलिए इसी में हिस्सा बांट कर लेते हैं। मैंने 3 मग्स में चाय डाली और शुगर पॉट सामने कर दिया। आप ये समोसा लीजिए, गरम है, उन्होंने पैकेट मेरे सामने करते हुए कहा। बच्चों के लिए ले जा रहे थे, सोचा 2-4 आप लोगों के लिए भी ले लें। समोसा खाते हुए मैंने पूछा, आज आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए क्या? ऐसा कभी हो सकता है भला? मिसेस माथुर बोली। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सुबह की सैर नहीं रुकती। माथुर साहब ने आंखें तरेर कर पत्नी की ओर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। अध खाया समोसा प्लेट में छोड़कर मैंने पूछा, तो अपने दोस्त को कहाँ छोड़ा है? आप नाश्ता कर लीजिए, फिर बताता हूँ। खा लिया मैंने जितना खाना था, अब आप फौरन बताइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, सब ठीक है। फिर इन्हें कहाँ छोड़ा है आप? देखिए, शांति से सुनिए। हम लोग पार्क से चलने को हुए तो मनोहर जी को एकदम चक्कर आ गए। फिर गिर गए क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। गिरते कैसे, हम सब साथ जो थे। फिर हमने सोचा पास में ही सार्थक नर्सिंग होम है, वैसे बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं। ड्यूटी डॉक्टर ने बीपी चेक किया, ठीक था। फिर वो बोला 11 बजे बड़े डॉक्टर साहब आएंगे, एक बार उन्हें दिखा लेते हैं, इसलिए हम उन्हें वहीं छोड़ आए हैं। गुप्ता पास में बैठा था। भाई साहब, प्लीज मुझे ले चलिए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आपको लेने के लिए ही आया था मैं, ऑटो खड़ा किया हुआ है, बस सोच रहा था कि आप मुंह में कुछ डाल लेती। खैर चलिए।
मैंने फटाफट घर बंद किया और उनके साथ चढ़ पड़ी। रास्ते में हमने मिसेस माथुर को उनके घर छोड़ा और सीधे नर्सिंग होम की राह ली। मेरे मन में इतनी बुरी बुरी कल्पनाएं आ रही थी, पर जब पहुंचकर देखा कि ये और गुप्ता जी मजे से कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे हैं तो मेरी जान में जान आ गई। डॉक्टर आ गए? माथुर ने पूछा। राउंड ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। कुछ देर बाद ही बुलावा आ गया। ये दोस्तों के साथ चले गए। मैं कमरे में बैठी रही। अच्छा हुआ जो इन लोगों ने कमरा ले लिया था, नहीं तो बाहर बरामदे में बैठना पड़ता। कोई आधा घंटा बाद तीनों लौट आए। रिपोर्ट अच्छी थी, मतलब अभी कुछ वैसा नहीं लग रहा था। हो सकता है काफी देर तक धूप में बैठने के कारण हुआ हो या उठते समय कोई नस खींच गई हो। पर डॉक्टर का कहना था एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं। शाम की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। नर्सिंग होम के ही एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं, वे शाम को आएंगे। मैंने उन दोनों से कहा, आप लोग अब घर जाइए, मैं इनके पास हूँ। जाने से पहले वे दोनों हमारे लिए चाय बिस्किट ऑर्डर कर गए। दोपहर को मिस्टर और मिसेस कपूर खाना लेकर आ गए। शाम को कपूर दंपत्ति चाय और सैंडविच लेकर आ गए। जब उन्हें पता चला डॉक्टर आने वाले हैं तो वे रुके रहे। इन डॉक्टर साहब ने ओके की रिपोर्ट भी दी है और कहा है दोबारा ऐसा हो तो संपर्क कीजिए, अपन एमआरआई कर लेंगे। नर्सिंग होम वाले डॉक्टर की सलाह थी, आज रात रुक जाइए, सुबह तसल्ली के साथ घर जाइए। सब पैसे कमाने के धंधे हैं, ये भुनभुनाए। मैंने कहा, वे तो हमें बुलाने नहीं आए थे, हम ही दौड़कर उनके पास आए थे, तो अब उनकी तसल्ली तक रुक जाइए। शायद उन्होंने किसी कारण से ही सलाह दी हो। 7 बजे माथुर साहब आए। बोले, मुझे लगा डिस्चार्ज मिल जाएगा, इसलिए नितिन के लिए रुका रहा, गाड़ी लेकर आया हूँ। तो ऐसा करते हैं, नितिन तुम आंटी को घर छोड़ दो और गुप्ता से कह दो रात को यहाँ रुक जाए। वो आ जाएगा तो मैं ऑटो करके आ जाऊँगा। मैं रुक जाती हूँ, मैंने कहा। नहीं भाभी जी, ये आपके बस की बात नहीं है। रात को ज़रूरत पड़ी तो कोई दौड़ भाग करने वाला चाहिए। मैं ही रुक जाता, पर इन दिनों मेरी तबीयत भी ज़रा ढीली चल रही है। इमरजेंसी में मैं किसी काम का नहीं हूँ। नितिन ने मुझे घर छोड़ा। मुझसे चाबी लेकर गेट खोला, फिर मेन दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ में एक टिफ़िन थमाकर बोला, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। अंकल के परहेज का पता नहीं था। कोई बात नहीं बेटे, अब तुम घर जाओ। दफ्तर से लौटकर सीधे चले आए हो, पता नहीं चाय भी पी है कि नहीं, बनाओ। चाय पीकर ही चला था आंटी, आप तकलीफ न करें। हमारा नंबर तो है ना आपके पास, ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं चलूं? उसके जाने के बाद मैं कितनी देर तक सुन्न होकर बैठी रही। इनकी तबीयत का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ठीक ठाक है बता रहे थे, फिर रात भर के लिए रोक भी रहे थे। पता नहीं क्या हुआ है। खाने का जरा मन नहीं था। थोड़ा सा मुंह जुटार कर मैंने खाना फ्रीज में डाल दिया। टीवी देखने की कोशिश की, मन नहीं लगा। कुछ पढ़ने की भी इच्छा नहीं हुई, तो 9 बजे ही गेट में ताला डालकर मैंने बत्तियां बुझा दी। अपने विचारों में खोई हुई मैं करवटें बदल रही थी कि अचानक गेट की घंटी बजी। इतनी रात गए कौन होगा? मैंने तुरंत बाहर की बत्ती जलाई और खिड़की से झांक कर देखा। भाभी जी, गेट खोलिए, गुप्ता की आवाज़ थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क गया उठा। गुप्ता जी इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो नर्सिंग होम में होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें डिस्चार्ज मिल गया हो। बदहवास सी गिरते पड़ते मैं बाहर पहुंची। गेट खोलते हुए मैंने कहा, गुप्ता जी, अब इतनी रात को सब ठीक तो है ना? इतनी रात कहाँ भाभी, अभी 9:30 बज रही है, उन्होंने भीतर आते हुए कहा। अब मैंने देखा कि उनके साथ उनका पोता भी है। मुझे प्रणाम करके बालक एक और खड़ा हो गया। आप तो नर्सिंग होम जाने वाले थे ना? जाने वाला था, पर राहुल ने मना कर दिया। बोला कोई इमरजेंसी होगी तो पहले आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही चला जाता हूँ।
बस सुबह मुझे जल्दी रिलीव कर दीजिए। तो वो नाइट ड्यूटी पर चला गया। आपके लिए मैं शौनक को ले आया हूँ, उन्होंने पोते को आगे करते हुए कहा। यूं तो पूरा कुंभकर्ण है, पर कोई साथ रहेगा तो आपका हौसला बना रहेगा। सच, किसी के साथ होने की कल्पना मात्र से ही मुझे बड़ी राहत मिल गई। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, उन्होंने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा। दादी को तंग मत करना और होशियारी से रहना। उनके जाने के बाद मैंने गेट में ताला डाला और भीतर आ गई। हॉल का दरवाजा बंद करते हुए मैंने शौनक से कहा, 2 मिनट रुकना बेटे, मैं गेस्ट रूम में बेडरूम की चादर बदल दूं। नहीं दादी, मैं यही दीवान पर सो रहूंगा, बस ओढ़ने के लिए कुछ दे दीजिए, मैंने दीवान पर उसका बिस्तर लगाते हुए कहा। बेटा, यहाँ भी टीवी है, कुछ देखना चाहो तो देख लो। नहीं दादी, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, एग्जाम चल रहे हैं ना। मुझे इतना संकोच हो आया, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई मारी गई। वैसे भी रात में मैं कितना पढ़ लेता, बस थोड़ा देख लूंगा। और आप गेट की चाबी मुझे दे जाइए, मैं सुबह चुपचाप निकल जाऊंगा। वाह, ऐसे कैसे निकल जाओगे? चाय पीकर जाना, बस मुझे एक बार आवाज दे देना। उसके लिए दूध का गिलास और पानी की बोतल रखकर मैं सोने चली गई। पर देर रात तक नींद नहीं आई। दिन भर का घटनाक्रम आंखों के आगे घूमता रहा। पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह उठी तो कमरे में धूप फैल चुकी थी। हड़बड़ाकर उठी, देखा गुप्ता जी का पोता चला गया था। गेट का ताला चाबी टेबल पर रखा था। कंबल और चादर तहाकर रखे हुए थे। भीतर डाइनिंग टेबल पर दूध की थैलियां रखी हुई थी। मुझे उस पर बड़ा प्यार आ गया। कितना सलीकेदार बच्चा है। चाय पीकर मैं फटाफट नहा ली। अस्पताल से कोई फोन आए तो रिसीव करने के लिए तो कोई चाहिए। करीब 10:30 बजे माथुर साहब का फोन आया। भाभी, डॉक्टर का राउंड हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे, आप नाश्ता कर लीजिए, भाई साहब को यहाँ करा दिया है, वे कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। सुनो, इन्होंने कहा, मेरा बिस्तर बाहर दीवान पर ही लगा देना। इतना ताव आया, बीमारी में भी दरबार लगा कर बैठेंगे। पर फिर दिन भर घर में ऐसा मेला लगा रहा कि लगा इनका कहना ठीक ही था। बेडरूम में किस किस को ले जाते, कहाँ बैठाते। ये लोग कोई 1:30 बजे घर लौटे। माथुर साहब ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी भाभी जी, आपको बहुत इंतज़ार कराया। दरअसल हम नितिन की राह देख रहे थे, वो लंच आवर में ही आ पाया। कहने का मन हुआ कि टैक्सी कर लेते, पर ऐसा कहकर उनकी सदाशयता का अपमान करने की इच्छा नहीं हुई। इनके आते ही 2 दिन में भाएं भाएं करता घर एकदम गुलजार हो उठा। रात तक आने वालों का तांता लगा रहा। जो लोग नर्सिंग होम नहीं पहुंच पाए थे, वे श्रमा याचना करते हुए घर आ गए। मुझे दिन भर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। रात को 9 बजे बाद यह रेला थमा तो मैंने फटाफट खिचड़ी चढ़ा दी। खाने पर बैठते ही इन्होंने बुरा सा मुंह बना लिया। मैं इतना बीमार नहीं हूँ भाई, कल से दलिया और खिचड़ी खिला खिलाकर तुम लोगों ने मुझे सचमुच बीमार कर दिया है। सॉरी, मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, पर यह खिचड़ी आपकी बीमारी के उपलक्ष्य में नहीं है। दरअसल मुझे कुछ बनाने का समय ही नहीं मिला। देख तो रहे हैं दिन भर कैसी हाय तौबा मची हुई थी। इसलिए तो कहता हूँ कि एक कुक रख लो, पर तुम्हारी एक ही रट है, 2 जनों का खाना होता ही कितना है। हम दोनों के बीच यह शाश्वतवाद था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाती रही। मेरी आंखें झपकने लगी थी। दिन भर जरा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला था। हम लोग सोने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। बिस्तर के पास रखा कॉर्डलेस इन्होंने फट से उठा लिया। उधर से आवाज आते ही इन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। समझ गई कि सोहम होगा। बच्चों का फोन होता है तो हम लोग स्पीकर ऑन कर लेते हैं। पापा, आप घर पर हैं? डिस्चार्ज मिल गया? हाँ बेटे, दोपहर में ही घर आ गया था। डॉक्टर क्या कहते हैं? कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं है, दोबारा ऐसा हुआ तो MRI कर लेंगे। बिल कितना हुआ? वैसे जितना भी हुआ हो मैं पैसे भेज रहा हूँ आपके अकाउंट में, चेक कर लीजिएगा।
बिल का पता नहीं बेटा, माथुर ने ही पे किया था। मैं पूछ पूछ कर हार गया पर उसने बताया नहीं। माथुर, गुप्ता, कपूर, भारन, इन लोगों ने बहुत मदद की बेटे। हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोग यहाँ अकेले हैं। बेटे, एक काम करोगे? बोलिए पापा। मैं इन सबके नंबर भेज रहा हूँ, तुम सबको एक एक थैंक यू का फ़ोन कर लेना। बहुत ऑड नहीं लगेगा? इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ थैंक यू कार्ड भेज देता हूँ, आप सबको दे दीजिएगा। ये कुछ ज़्यादा ही औपचारिक नहीं लगेगा? तो पापा ऐसा करते हैं, मैं अगली बार आऊँगा तो सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा और खुद सबके घर जाकर दे दूँगा। हाँ ठीक है, इन्होंने बेमन से कहा। शक्ल से साफ जाहिर था कि उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। फोन रखते ही बोले, सोहम को किसने खबर की थी? मैंने, और कौन करेगा? मना किया था ना। आपके मना करने से क्या होता है, जरा मेरी भी तो सोचिए। चिंता के मारे प्राण निकले जा रहे थे, बच्चों से ही शेयर कर सकती थी। तो सोनिया को भी फोन किया होगा, जानती हो ना कितनी हाइपर है, रो रो कर घर भर दिया होगा उसने। संजीव बेचारे परेशान हो गए होंगे। उसे फोन नहीं करती तो वो मेरे प्राण ले लेती। इतनी दूर भैया को यूएसए में खबर कर दी और मुझे हैदराबाद में भी फोन नहीं कर सकी। प्राण तो अब भी ले लेगी कि पापा को घर आए 8 घंटे हो गए और तुमने मुझे खबर भी नहीं की। मेरे पास समय भी था, और सोनिया को फोन करने का मतलब है कि आधा घंटा रिसीवर से चिपके रहना। अब सुबह उठते ही उसे फोन कर दूंगी, कह दूंगी पापा रात 8 बजे घर आए थे। तुम्हारा झूठ 4 कदम भी नहीं चल पाएगा, देख लेना। मैंने सोच लिया था सुबह उठते ही सोनिया को फोन कर दूंगी, पर ऐसा कहाँ हो पाता है। सुबह सुबह इतने सारे काम मुंह बाएं सामने खड़े हो जाते हैं कि और कुछ याद ही नहीं रहता। आखिर 9 बजे उसी का फोन आ गया। मम्मी, पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, नहाने गए हैं। मतलब घर आ गए, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? कब बताती, शाम को 7 बजे आए हैं और दरबार लगाकर बैठ गए। मेरा तो एक पैर किचन में और एक ड्राइंग रूम में। तो सबकी खातिरदारी करना ज़रूरी थी मम्मी, ऐसे में कोई आपसे स्वागत सत्कार की अपेक्षा नहीं करता। बेटा, घर आए मेहमान को एक कप चाय तो पिलाई जा सकती है ना। तुम्हें पता नहीं है इन लोगों ने कितनी मदद की है, कितना सहारा दिया है। इनके पास रात दिन कोई न कोई बैठा रहा। गुप्ता जी का बेटा रात को अस्पताल में सोया, उनका पोता मेरे लिए परीक्षा के बावजूद यहाँ रुका। सबके यहाँ से चाय नाश्ता आता रहा, और कल इन्हें लाने के लिए माथुर साहब का नितिन लंच आवर में गाड़ी लेकर आया था। तुम ही कह रही थी पापा शाम को घर आए थे। ये ठीक ही कह रहे थे, मेरा झूठ 4 कदम भी नहीं चल पाया। उसी समय मुझे अगरबत्ती की सुगंध आई। ये नहा चुके थे और साईं बाबा के आगे अगरबत्ती जला रहे थे। मैंने आवाज देकर कहा, आपकी लाडली का फोन है, बात कर लीजिए। इन्हें फोन पकड़ाकर मैंने राहत की सांस ली। अब वो पापा के साथ शुरू हो गई थी। पापा, आप लोग इतने अभिभूत क्यों हो रहे हैं? अड़ोसी पड़ोसी तो मदद करते ही हैं, आप भी तो सबके लिए दौड़ भाग करते रहे हैं। कपूर अंकल की माताजी सीढ़ियों से गिर गई थी तो आप ही उन्हें अस्पताल ले गए थे। गुप्ता अंकल की राहुल की नौकरी एक तरह से आपने ही लगवाई थी, आपकी ही सिफारिश काम आई थी। और माथुर अंकल की पिंकी की शादी में अपनी गाड़ी 8 दिन तक दौड़ती रही थी। लौटने पर उसे सीधे गैराज में ही भेजना पड़ा था। फोन रखने के बाद कितनी देर ये चुप हो गए थे, फिर नाश्ता करते हुए बोले, अपने बच्चे कितने प्रैक्टिकल हो गए हैं ना। प्रैक्टिकल नहीं, संवेदन शून्य कहिए। मैं सोचता हूं कि क्या राहुल और नितिन ने भी अपने माँ बाप से ऐसी ही हुज्जत की होगी। अब फालतू बातें सोचकर अपना दिमाग मत खराब करो, बस इतना याद रखिए कि उन बच्चों ने अपनी कितनी सेवा की है। वही तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इन लोगों के एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। अब उसका टेंशन लेकर बीमार मत पड़ जाना। एक बात कहूं, जब हम किसी के एहसानों का बदला चुकाने की बात सोचते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके लिए किसी विपत्ति की कामना करते हैं,
ताकि उनकी मदद करने का अवसर मिले। इनकी आंखें एकदम चमक उठी। अरे वाह, तुमने तो ये बड़ी अच्छी बात कह दी। ये मेरी बात नहीं है, सदियों पहले वाल्मीकि जी ने कह रखी है। सीता जी का पता ठिकाना पा जाने के बाद श्री राम प्रभु ने हनुमान जी से कहा, वत्स, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। क्योंकि इसका अर्थ होगा तुम्हारे अनिष्ट की कामना करना। गोसाई जी भी कहते हैं, सुनो सुत तोहे उरिन मैं नाही, सो रिलैक्स। बार बार इसरार करने के बाद माथुर साहब ने बिल बताया। 35,000 का था। एक रात भर के 35,000? मेरे मुंह से एकदम निकल गया। वे बोले, कमरे का किराया, नर्सिंग चार्जेस, 2-3 टेस्ट कराए थे उनकी फीस, दवाइयाँ, कमरे में एक बार झांक जाने की डॉक्टरों की फीस, और सबसे जानलेवा फीस उन स्पेशलिस्ट महोदय की थी। चलिए, ये ठीक ठाक होकर घर आ गए, इस बात के लिए कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं है। 2-3 दिन बाद ये बोले, चलो ज़रा माथुर के यहाँ हो आते हैं। किस लिए? उसके पैसे नहीं देने हैं क्या? मुझे लगा आपने उसी दिन चेक दे दिया होगा। दे सकता था पर नहीं दिया, वो निरी औपचारिकता होती। घर जाकर देंगे तो धन्यवाद ज्ञापन होगा। मुझे उनकी बात ठीक लगी। हम दोनों को देखकर माथुर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ोन करके गुप्ता लोगों को भी बुला लिया। खूब गपशप हुई, चाय नाश्ता हुआ। इनसे वादा लिया गया कि कल से मॉर्निंग वॉक फिर से शुरू करेंगे। 1-1.5 घंटा महफिल जमाने के बाद ये उठ खड़े हुए। बड़े अदब के साथ इन्होंने माथुर साहब को चेक थमाया। इतनी जल्दी क्या थी बिरादर, कुछ दिन तो मेरे कर्जदार बने रहते, मज़ा आता। सिर्फ पैसे ही तो लौटा रहा हूँ भैया, बाकी सब तो लौटाया नहीं जा सकता, और मैं लौटाना चाहता भी नहीं हूँ। आप सबका ये कर्ज मुझ पर हमेशा बना रहे, यही कामना है। यह सब कहते हुए इनका चेहरा एकदम प्रसन्न और तनाव रहित लग रहा था। कोई हफ्ते भर बाद ये इतना खुलकर हंसे थे। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।